देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस कुछ चीजें तुम्हारे सामने रखनी है। इसके पिछले पार्ट में इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने, एंड आई नो इसको लाने में मैंने काफी देरी कर दी, बट तुम्हें भी पता है फल को पेड़ पे जितना देर छोड़ोगे उतना ही मीठा होता है वो। इस सीरीज में अभी हम एनिमल ह्यूमन की मांगों को फॉलो कर रहे हैं। सून अनोनिमस स्टार्विंग का भी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड जरूर करूंगा, और ऐसी कई मांगास है जिन कहानियां मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। एंड इस वीडियो को देखने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने नेरू की आवाज को चेंज कर दिया है तुम्हारे कंफर्ट के लिए, ताकि तुम लोग नरेटर और नेरू की आवाज में डिस्टिंग्विश कर पाओ। एंड इस चैप्टर में मुझे कुछ मांगा के पैनल्स को कट या फिर मेरे को ब्लर तो करने ही होंगे, क्योंकि YouTube इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्योंकि कुछ मांगा पैनल्स इस चैप्टर के ऐसे हैं जिनको स्ट्रिक्टली ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो एनिमल ह्यूमन के पार्ट 1 में हमें दिखाया जाता है कि बाप बेटी कैसे विलेज में फंस जाते हैं जहाँ पे इंसानों की जगह जानवरों का रहन सहन होता है, और दोनों बाप बेटी को पता चलता है कि इनका बोल चाल रहने का तरीका सब कुछ इंसानों जैसा है। जब इन सब चीजों के बारे में हमारे मेन किरदार को पता चलता है तो वो अपनी डॉटर को लेके वहाँ से भाग निकलता है, पर बदकिस्मती से वो नाकामयाब रहता है और दोनों ही मारे जाते हैं। तभी अगले चैप्टर में हमें पता चलता है कि जिन वर्कर्स को पैनल में दिखाया जा रहा था उसमें से एक वही फादर था जिसको लास्ट चैप्टर में मार दिया गया था, और उसको ये पता चलता है कि ये उसका पुनर्जन्म हुआ है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों का क्या मकसद है, इस पूरी श्रापित गांव की हिस्ट्री क्या रही है अब तक, सब चीजों का राज अब तक सिर्फ राज ही था, बट इस वीडियो में ये राज फाइनली खुलेगा। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है चैप्टर 2 के कंटिन्यूशन में, जिसमें हमें दिखाया जाता है जिस बच्चे को चैप्टर 2 में अर्नेस्ट मारने जा रहा होता है उसी बच्चे को लिटरली ये खोल कर रख देता है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। एंड इन सब चीजों के दौरान हमारे नेरो नाम के किरदार की सारी याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके एंड में हमें रिवील होता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था यानी कि चीका का फादर, उसकी मेमोरी किसी तरह इस नेरो नाम के किरदार में आ गई है। कैसे आई, क्यों आई, ये एनिमल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये लोग धरती के ऐसे कौन से कॉर्नर में है जिसके कारण इनको कोई भी अभी तक ढूंढ नहीं पाया। ये सब चीजों के बारे में सोचते हुए नेरो इतना बह जाता है कि वो अटैक करने जा रहा होता है अर्नेस्ट के ऊपर ऑन द स्पॉट, बट वो बच्चे को देख के शांत हो जाते हैं तुरंत। क्या आप भी थोड़ा टेस्ट करेंगे? अर्नेस्ट ने हमारे लिए कुछ मीट प्रिपेयर किया है जो कि काफी फ्रेश है, इसलिए आप भी खा सकते हो। एक सेकेंड, आपका चेहरा इतना डरावना क्यों लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं बेटा। चलो बच्चों, अब सब मिस्टर नेरो को थैंक यू विश करेंगे। अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम पे निर्भर रहूं, और शुक्रिया, तुम्हारे कारण बच्चों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। ये आखिर हो गया रहा है मेरे साथ। तभी हमें अगले पैनल में नेरो के बेस्ट फ्रेंड डॉग के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो डिनर कर रहा होता है। तभी दरवाजे में खड़खड़ाने की आवाज आती है और डॉग के दरवाजा खोलते ही हमें नेरो को दिखाया जाता है, जिसका डॉग के सामने ब्रेकडाउन होने लग जाता है और कहने लग जाता है तुम्हें याद भी है अपने ह्यूमन मेमोरीज, जिसके बदले में वो शौक में बोलता है ये क्या हो गया तुम्हें, अंदर आओ। हाँ, मतलब तू ये कह रहा है कि तू पहले एक इंसान हुआ करता था एंड अब तुझे वो सारी मेमोरीज याद आ गई हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देख, मुझे पता है मेरी बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बट मुझे अब सब याद आ रहा है। अभी भी काफी धुंधली है मेमोरीज की, कैसे मुझे फार्म में मारा गया था। भाई साहब, तू कहानियां बनाने में तो क्रिएटिव है यार, मैं भी हैरान हो गया। है तुझे लग रहा मैं ये सब खुद से बना रहा हूँ? अरे सॉरी भाई, मैं मजाक कर रहा था यार। तू आगे बता क्या हुआ। तू सही बता, तुझे ये सब बकवास लग रहा है ना? ये बकवास तो लगेगा ही ना मेरे भाई। इंसान हमारे लिए बस मीट है और हम भगवान की, ईश्वर की वंशज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहले के जन्म में इंसान थे? भाई तू थक गया है, तू मेरी बात मान, तू जाकर आराम कर, तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। आज रात के लिए मैं वैसे भी फ्रेश ह्यूमन मीट लेकर आया हूँ, तू वेट कर, मैं तेरे लिए गरम करके लाता हूँ, ठीक है? तू नहीं रुक रहा डिनर के लिए। तभी नेरो चीका की तलाश में निकल जाता है, इसी होप में कि शायद वो भी ऐसी किसी जानवर के शरीर में आ गई होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जितना उसको अपनी मेमोरी में याद है चीका को उसके सामने ही मार दिया गया था। एंड नेरो क्वेश्चन कर रहा होता है कि वो यहाँ क्यों है और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं। क्या मैं पहले सही में एक इंसान था भी? अगर मैं एक इंसान था तो ऐसी बॉडी में मैं कैसे आ गया हूँ? मुझे मेरी मेमोरीज याद है, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए। तभी उसको दूर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही होती है एंड वो देखता है। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? एक सेकंड रुको।
ओए नेरो सही टाइम पे आया यार, मैंने जस्ट अभी खाना बनाना खत्म किया है, टेस्ट करेगा? ये मेरे आसपास क्या हो रहा है? तभी नेरो को एक इंसान दिखता है जिसको किसी जानवर ने अपना पेट बना रखा हुआ होता है। एंड ये सब देखने के बाद नेरो डिसाइड करता है कि अब वो एक सेकंड और नहीं रुकेगा यहाँ पे। उसने बहुत झेल लिया इस जगह को, अब उसको बस अपनी बेटी की शक्ल देखनी है और सोच रहा होता है कि क्या चीका भी किसी एनिमल के बॉडी में ट्रैप है या फिर वो ऑलरेडी मर चुकी है, और मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना इस चीज के लिए। ये लोग आखिर कौन है, ये जगह दुनिया के कौन से कोने में है और मेरा यहाँ पे मकसद क्या है। एंड ये सब सोचते वो कहता है, चीका बेटा, मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें चीका और नेरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बटरफ्लाई को मारते हुए दिखाया जाता है एक स्पाइडर के थ्रू। पापा बटरफ्लाई तो मर गई। बेटा, प्रकृति में ऐसा ही होता है, कमजोर हमेशा ताकतवर के सामने हार जाता है। मैं भी तो कमजोर हूँ, मैं भी मारी जाऊंगी क्या? हाँ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई तुम्हें परेशान करने आएगा तो पापा उन सबकी पिट्टी कर देंगे। अगर वादा किया है तो निभाना होगा ही। तभी नेरो को दिखाया जाता है कि वो वापस उसी एनिमल के पास आता है जो कि एक ह्यूमन कर रहा था पहले। ओए तू वापिस आ गया, अब तेरे को करना है। मुझे लग ही रहा था तेरी भी इंसानों में ही फेटिस होगी। क्या मैं इतनी हैवानियत की तरह बर्ताव कर रहा था? भाड़ में जाए सब कुछ, मैंने मेहनत करी है तेरे को खरीदने के लिए। जब से मुझे ये शरीर मिला है मैं ये सब कई बार देख चुका हूँ। ये जीव ना ही जानवर है, ना ही इंसान, ना ही मैं। भाई इस बार तेरी किस्मत साथ नहीं दी, अगली बार आइयो, शायद काम कर जाए। शुक्रिया। हाँ, मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहा है? मुझे फाइनली समझ में आ गया मेरा मकसद है क्या। भाई साहब एक सेकंड, मुझे दुख रहा है, ये आप क्या कर रहे हो? मेरा जन्म भी हुआ है तुम जैसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए। तभी अगली सो हमें दिखाया जाता है कि एक एनिमल उसी जगह पे आके दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे डॉग, ये ग्रैंड दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पता नहीं, शायद पी के सो रहा होगा। कह रहा था सुबह फिशिंग के लिए चलेगा। चलो कोई नहीं, इसके बिना भी निकल सकते हैं। तभी कट टू हमें नेक्स्ट सीन में हमें नेरो को दिखाया जाता है कहते हुए, कुछ भी कहो, जानवर स्वादिष्ट तो होते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाते हुए जो कि नॉर्मली अपना गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा पीछे रह जाता है भागने में। तभी उसको कुछ फंसने की आवाजें आ रही होती है सीवर से। एंड जब वो चेक करता है तो उसे दिखता है। तभी हमें विलेज कमेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी टेंशन में होते हैं, जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितने एनिमल्स को अब तक मार दिया गया है, जो कि उनको शक हो रहा होता है कि कोई लोअर वर्किंग क्लास से ही होगा, क्योंकि जितने भी मर्डर्स इनको रिपोर्ट करे गए थे वो सारे के सारे प्रिविलेज क्लास लोगों के ही थे। और कहते हैं हम इंसानों की तरह नहीं है जो कि खुद की स्पीशीज को ही मारते हैं, इसलिए पक्का किसी ह्यूमन बैट ने इन सबको मारा है। और इसी डिबेट में कि किसने मर्डर किया है, एक भालू वहां कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? किसको फर्क पड़ता है वो इंसान है या जानवर? ढूंढो और खत्म करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम में से कोई है ये, और ये सब हमारे रूल्स के भी अगेंस्ट है। पर ये सब छोड़ो, हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा अगला एक्शन क्या होना चाहिए। कैसे बकवास बातें कर रहे हो तुम? हाथ में चूड़ियां पहन के रखा है क्या? जो खूंखार नाखून काम में नहीं आएंगे तुम्हारे? हमें दांत मिलाए उन सालों को टुकड़ों में खत्म करने के लिए। तभी हमें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका होइंसा के सर को देख के आंसू निकल जाते हैं। अब अगले पैनल में सभी कमेटी के मेंबर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि हम वो स्पीशीज है जिसको गॉड ने साक्षात खुद चुना है। हम सब लोग ईश्वर के वंशज हैं। एंड यहाँ देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। इसका जो भी जिम्मेदार होगा वो किसी राक्षस से तो कम नहीं है। जिसके रिप्लाई में और ने सिंपली कहते हैं कि जो भी जजमेंट होगा हमेशा से हमारे साइड से ही होगा वो। एंड फिर सभी कमेटी के मेंबर्स इसी चीज को जोर से दोहराने लग जाते हैं। एंड फिर हमें अगले सीन में उसी भालू को दोबारा दिखाया जाता है कमेटी हाउस के बाहर। भगवान के बच्चे, कैसा भत्ता मजाक है ये। हमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं होगा इस दुनिया में। कट टू नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि भालू को कहीं से खून की सुगंध आ रही होती है। तो ये पता लगाने के लिए कि खून की सुगंध कहाँ से आ रही है, वो एक घर में घुस जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि नेरो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। एंड मौका मिलते ही नेरो अटैक कर देता है। तुझे जान से मार दूंगा मैं। हाँ,
ये कैसा जानवर है? पंजे दांत जैसे, इसको फर्क भी नहीं पड़ता इसके सामने है कौन। मैं समझा अब एक जंगली भालू है, इसको ट्रेन ही ऐसे करा गया है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई भी हो, मेरे अंदर बस एक पतले की भूख है। थोड़ी देर और कोची का, बस पापा आने ही वाले हैं। तभी कट टू हमें दिखाया जाता है फ्यूनरल का सीन, जहां अगली की बॉडी को सब लोग गाड़ रहे होते हैं और अर्नेस्ट अगली के ब्रेन को अलग करके उसके सर को उसी ग्रेवयार्ड में डाल देता है। और ये देख के सब लोग अर्नेस्ट को एडमायर कर रहे होते हैं कि वो हर अपने क्लोज वंस के ब्रेन को अपने घर पे संभाल के रखता है। तभी कट टू हमें अर्नेस्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो ऐसे कई सारे ब्रेन्स को अपने मैंशन में रखा हुआ होता है एक जार में, और उनसे बातें कर रहा होता है अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। जैसे वह भालू के ब्रेन को कहते हैं कि तुम ही एक मेरे लौते दोस्त थे जिसको इस पूरे विलेज की एग्जिस्टेंस के बारे में पता था कि हमारा जन्म कैसे हुआ है। एंड इन सब के बीच में जब अर्नेस्ट बात कर रहा होता है अपने बेस्ट फ्रेंड से, तभी एक आवाज आती है एंड कट टू हमें दिखाया जाता है लेविक के सर को। एंड तभी नेरो को रूम में घुसते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे अर्नेस्ट ऑलरेडी बैठा हुआ था। एंड नेरो बोलता है, तुम बस आखिरी बचे हो उस डिनर टेबल से, तेरे को भी मैं ऐसे ही खत्म करूंगा जिस बेरहमी से तूने मुझे और मेरी बच्ची को मारा था। अब मैं फाइनली मर सकता हूँ ये सब के बाद। अब मैं चिका को भी देख पाऊंगा। चिका, पापा ने सभी बुरे अंदरों को मार दिया है। अब तो तुम खुश हो ना? अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बेटा डरना मत जब मुझे तुम ऐसे देखोगी। एंड तभी हमें अर्नेस्ट को दिखाया जाता है। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा ताकत इंसानी कैपेबिलिटी के पार है, और साथ ही तुम्हारा सेंसेक्स भी काफी इंक्रीज हो चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। एंड नेरो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैंने अभी तो इसको मारा था, ये जिंदा कैसे है। एंड तभी अर्नेस्ट कहता है, वो बस मेरी एक डॉल थी। मुझे हमेशा से ही बायोलॉजिकल रिसर्च में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया, जो कि ऑब्वियसली फेल हो गया। ये आदमी एकदम पागल है। तो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस मिल चुकी है? ये तो चमत्कार हो गया भाई, क्या बात है। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर काफी स्टेबल स्टेट में है तुम्हारी ह्यूमन मेमोरीज के साथ, और ये बहुत ही सही डिस्कवरी है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बेटा तुम चीका। चैप्टर शुरू होता है चिका के रिवील से कि वो अभी भी जिंदा है, जिसको देख के ऑब्वियसली नेरो बहुत इमोशनल हो जाता है एंड कहता है, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम पक्का जिंदा होगी इस दुनिया में कहीं तो। कितनी बड़ी हो गई हो तुम ठीक तो हो ना? मुझे पहचाना बेटा? मैं पापा। मानना तो पड़ेगा, प्यारी तो बहुत है। इसको मेरे एक आदमी खाने वाला था, बट ये बहुत क्यूट थी खाने के लिए। पर हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि इसको पेट बनाना बहुत मुश्किल था। ये क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी बेटी है। शुक्र है उस दिन हंटर्स ने तुम्हें खा लिया था, वरना इसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना, जैसे तैसे मिला ही देती है। मतलब खुद को ही देख लो। तभी नेरो चीका का नाम चिल्ला रहा हो तो उसका ध्यान खींचने के लिए, एंड तभी हमें दिखाया जाता है चीका अर्नेस्ट के फेस को लिक कर रही थी। यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि चीका का ब्रेन वॉश करके उसे पेट की तरह ट्रीट करा जा रहा था, जिसके बदले में नेरो कह रहा होता है कि अगर मैं बस तुम्हें यहाँ नहीं लाया होता तो तुम्हें ये दिन कभी देखने को नहीं पड़ता। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो इस चीज के लिए, बट जब तक तुम जिंदा हो वो ही मेरे लिए काफी है। जब तक तुम मुस्कुरा सकती हो, तुम जिंदा हो एज ह्यूमन, इसलिए इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं सारे बुरे अंकलों को मार दूंगा। एंड जैसे ही नेरो अर्नेस्ट की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ता है, उसी मोमेंट में चीका को याद आ जाती है अपनी मेमोरीज उसके फादर के साथ। एंड जैसे ही नेरो अर्नेस्ट के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर कूदते हुए, उसके नेक्स्ट मूवमेंट में अर्नेस्ट नेरो के अंदर अपने सीन घुसाड़ देता है। एंड उसके बाद नेरो अपना काउंटर अटैक करता है अपने पंजों से। एंड तभी हमें चीका को दिखाया जाता है कि उसको अपनी सारी मेमोरीज उसके फादर के साथ याद आ रही होती है। एंड कट टू हमें फिर नेरो को दिखाया जाता है जिसको अर्नेस्ट खा रहा था। एंड ये सब देख के चीका बेहोश हो जाती है। तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहां पर चिका बेड पर लेटी हुई होती है, एंड उसके आंखें खुलने के बाद हमें अर्नेस्ट को दिखाया जाता है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं खाने में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया था। तुम काफी चीजों से गुजरी हो बेटा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा, जैसे ये सब
एक बकरी से शुरू हुआ था। यहाँ पे अर्नेस्ट हमें पास्ट में ले जाते हैं समझाने के लिए इस पूरे गांव की शुरुआत हुई कैसे थी, अपने अस्तित्व को समझाने के लिए, जिसमें हमें एक बकरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पीशीज की आखिरी फीमेल बकरी बची हुई थी इंसानों के एक्टिविटीज के कारण, जिसका नाम इन्होंने मैडन रखा था। इंसानों ने उस बकरी को बचाने के लिए जो हुआ वो सब कुछ करा, उसका पूरा डीएनए भी चेंज करने की कोशिश करी इस वे में कि वो बिना किसी मेल बकरी के रिप्रोड्यूस कर पाए, जो कि इंसानियत के खिलाफ थी, बट किसी ने भी इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं किया। बट एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट से एक मिसकैलकुलेशन हो जाती है कि एक बड़े जानवर को पैदा करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, स्पेशली उन जानवरों में जो कि बिना किसी मेल पार्टनर के अपने बच्चे को जन्म देते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए मेडन नाम की बकरी जन्म तो देती थी, पर उसके खुद के बच्चे उसके पास सेफ नहीं रहते थे क्योंकि वो उन्हें खा लेती थी। एंड तभी से मेडन ने, जो हमारी बकरी है, उसने कार्निवोरस की भूख जगा ली थी अपने अंदर उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के कारण। इसलिए एक दिन जब उसका केयर टेकर अंदर सफाई कर रहा होता है तो मेडन अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल खोकर उस केयर टेकर को खा जाती है, जिससे एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकलता है जो कि इंसानों की तरह सोच समझ और मूव कर सकता है। एंड मेडन एक ऐसी बकरी बन जाती जो कि एनिमल ह्यूमन को जन्म दे सकती थी। एंड यहीं से इन्हीं सभी किरदारों का और इस पूरे गांव का जन्म हुआ। हमारा अस्तित्व एक बहुत ही बड़ा मजाक है, इसलिए हमें इस शरीर को मेंटेन रखने के लिए इंसानी दिमाग को हमेशा खाते रहना होगा। अब तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे बाप को क्यों खाया, वो तो एक एनिमल थे। देखो, मुझे सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। एनिमल ह्यूमन का मीट एक इंसानी मीट के गुना बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, अगर मेरी मानो तो। क्योंकि देखो, इस धरती पे जो भी क्रिएचर आता है वो एक डिजायर के साथ पैदा हुआ है, और मेरी डिजायर है कि मुझे कुछ खाना है। और अगर मुझे कुछ खाना है तो वो चाहे मेरा भाई हो या मेरी बहन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि चीका को किलर घोषित कर दिया जाता है एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने, जहाँ पे जोर जोर से भीड़ चिल्ला रही होती है चीका को मारने के लिए। तभी हमें एक बेसमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे अर्नेस्ट चीका को लेके जा रहा होता है। एंड जैसे ही वो दोनों बेसमेंट पहुंचते हैं, हमें रिवील कराया जाता है मदर को, जिसका पास्ट हमने अभी कुछ ही मिनट पहले सुना था, जो कि चीका को खा जाती है। तभी हमें 10 महीने बाद ले जाते हैं फ्यूचर में। ठंड का मौसम आ चुका है, पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ है, कुछ बच्चों को बर्फ से खेलते हुए भी दिखाया जाता है। एंड देन कट टू हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चीका दोबारा पैदा हो चुकी है। कितनी प्यारी है, कुछ याद भी है अपनी ह्यूमन मेमोरीज के बारे में। कोई नहीं, हर चीज में टाइम लगता है। तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, तब तक तुम अच्छे से पक जाओगी। तुम यही रहना, मैं अभी सेलिब्रेशन का केक लेके आता हूँ, जो कि एक्स्ट्रा ह्यूमन मिल्क से बना है, और मेरी मानो तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम यही रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं बस अभी आया। तभी अर्नेस्ट के जाने के बाद चीका को साइड में एक मीट दिखता है, फिर उसको वो अप्रोच करने लग जाती है जैसे कि उसको भूख लगी हो। तभी हमें दरवाजे से किसी को आते हुए दिखाते हैं, जो कि एक ह्यूमन होता है जिसने अर्नेस्ट का सर काट रखा था। कुछ नहीं, बस एक बच्चा है यहाँ पे। तुम लोग ब्रीडिंग स्पीशीज की सर्चिंग चालू रखो। तभी हमें दिखाते हैं कि पूरे गांव पे सोल्जर्स ने अटैक करना चालू कर दिया था। एंड कट टू हमें एक कमेटी दिखाई जाती है जहाँ पे एनिमल और एनिमल ह्यूमन साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते कि विलेज पे अटैक क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि ये कमेटी ही ऐसे विलेज फार्म्स चलाती है मीट प्रोडक्शन के लिए फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल ह्यूमंस। इसमें बहुत से एनिमल ह्यूमंस कह रहे होते हैं कि हमें इग्नोर करना चाहिए ऐसे छोटे मोटे विलेज पे अटैक्स को, बट इनमें से एक ओरंगुटैन कहता है कि हमें ऐसी चीजें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें स्टार्ट तो काफी छोटे लेवल पे होती है, बट धीरे धीरे बढ़ते हुए ये बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए अभी जो हमारा फार्म E13 हमारे कंट्रोल में है, उसे हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना होगा। एंड यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे इन्होंने काउंटलेस फार्म बनाए हैं जो कि इन्हीं के कंट्रोल में है, ताकि एनिमल ह्यूमन की लाइफ को सस्टेन कर सके और ह्यूमन प्रोडक्शन को बढ़ा सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके पूरी दुनिया में इनकी एग्जिस्टेंस के लिए। जिससे हमें पता चलता है कि एनिमल ह्यूमंस एंड ह्यूमंस एक एग्रीमेंट पे चल रहे हैं एक दूसरे के साथ मीट कंजम्पशन के लिए। अभी कट टू हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल में इंसान और एनिमल्स को दोनों को साथ में सर्व करा जा रहा होता है, और यहाँ पे इसका राइटर क्वेश्चन करता है कि यहाँ जो टेबल पे लोग बैठे हैं वो इंसान है या
एनिमल्स। क्या इस वर्ल्ड का रूल यही है कि हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट वीक को खाएगा बिना सोचे समझे कि सामने एक्चुअल में है क्या? तभी कट टू हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर पूरे विलेज में आग लग गई होती है और सोल्जर सारे एनिमल ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। फिर हमें चीका को दिखाया जाता है जिसको एक सोल्जर बंदूक की नोक पे ट्रक में बिठा देता है और हमें पता चलता है कि ट्रक में और भी एनिमल ह्यूमंस को बिठा के दूसरे फार्म में शिफ्ट कराने के लिए ले जाते हैं। देन कट टू हमें चीका को दिखाया जाता है कि उसके पेट से कुछ आवाजें आ रही होती है एंड चीका कहती है, मुझे भूख लगी है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे यहाँ तक एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस मांगा की स्टोरी तुम्हारे लिए कैसी जा रही है। प्लीज डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। एनिमल ह्यूमन मैंने जब से फॉलो करना चालू किया है इसका पूरा एक्सपीरियंस रोलर कोस्टर की तरह गया है। ये लोग आए कहाँ से थे और अब ये कहानी कहाँ तक पहुंच गई है और ये सब कुछ देखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चीका's फादर, उसका रिवेंज, एवरीथिंग वाज सो फकिंग गुड। ये मांगा काफी अच्छा ह्यूमैनिटी पे सवाल उठाती है उनके नॉन वेज कंजम्पशन को लेके। जिस तरीके से ह्यूमंस लाइव स्टॉक और एनिमल्स को ट्रीट करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए विद स्टेरॉइड्स एंड केमिकल्स, उस पार्ट को काफी अच्छी तरीके से रिवर्स रोल करके शो करता है ये। खासकर मेरे लिए सबसे फक्ड अप चीज इस पूरी मांगा में यही थी कि जब दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस को डिनर टेबल पे दिखाया जाता है कमिटी मेंबर्स के लिए, जो कि इसकी स्टोरी की इंसैनिटी को और बढ़ा देता है। आई होप आप लोग का वेट वर्थ इट रहा होगा इसके पार्ट 2 के लिए। बाकी इसके और चैप्टर्स आते जा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी अभी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स तुमने देखे हैं आगे बहुत मामला पानी बचा है जिसको मैं आगे के पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट एटलीस्ट 800 रखूंगा ताकि जितना जल्दी तुम लोग इसको पूरा करोगे उतना ही जल्दी मैं इसका पार्ट 3 लाऊंगा जिसमें मैं और भी ज्यादा चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। बाकी जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है, नहीं तो तुम्हें चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लीज डू सब्सक्राइब अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो। कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा तुम्हें एंड मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में ऐसे ही डिलीवर करते हुए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।